देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन वो अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। पश्चिम के लोग, यूरोपियन यूनियन, नाटो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कभी नहीं चाहते कि कोई एशियन पावर उनसे बड़ी हो जाए। स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड, लाउड म्यूजिक। अब आप समझिए कि केवल लाउड म्यूजिक होता तो फिर भी आप बच जाते, केवल अल्कोहल होता तो फिर भी आप बच जाते, केवल नॉन वेजिटेरियन प्रैक्टिस होती तो फिर भी आप बच जाते। अभी वर्तमान में इटावा में एक घटना हुई जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने विचार रखे, फिर सवर्ण वर्ग ने अपने विचार रखे और एक बहुत टेंशन का माहौल बना। उस टेंशन के माहौल में राजनीति भी है, सामाजिक चीजें भी हैं। तो आप इस सबको कैसे देखते हैं और इस सबसे किस तरीके से सभ्य समाज के लिए एक बेहतर? हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध दोहा चलता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य और वैज्ञानिक मधुसूदन उपाध्याय जी, जिनसे हम बात करेंगे देश दुनिया में बदल रही परिवेश के बारे में, हो रही घटनाओं के बारे में और जानेंगे उसके वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और तमाम पहलुओं को। तो स्वागत है मधुसूदन जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट। बहुत धन्यवाद विकास जी। मधुसूदन जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो पूरे विश्व में एक माहौल बन रहा है, एक निगेटिविटी चल रही है। ऐसा लगता है कि कभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा और तृतीय विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं स्थित हो जाएंगी। कभी इजराइल, ईरान, अमेरिका, चाइना, हर जगह ऐसी टेंशन चल रही है। इसके पीछे क्या कारण है, किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें ज्योतिष का क्या महत्व है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का क्या महत्व है और क्या किस तरीके से आपको इसमें क्या लग रहा है? देखिए, दो तीन चीजों को हम एक साथ समझते हुए चले। एक तो पूरे विश्व का जो नेतृत्व है इस समय जिन लोगों के हाथ में है, वो जेलेंस्की हो, वो ट्रंप हो, पुतिन हो या नरेंद्र मोदी हो, ये सब के सब लोग अति महत्वाकांक्षा के शिकार हैं। मेरी बात से कई लोग असहमति भी रख सकते हैं, लेकिन जो मेरी निजी राय है कि अति महत्वाकांक्षा, ओवर एम्बिशन जो है ना, ये सबके लिए खतरनाक है। खास तौर से जब राजा या राजन्य वर्ग, राजनय के लोग वो इसके शिकार होते हैं तो प्रजा को भी उसका भुक्तभोगी होना पड़ता है। दूसरी बात कि जिस तरह से आर्थिक संसाधनों का बंटवारा है इस समय पूरे विश्व में, एक असमानता की तरफ जाता हुआ नजर आता है। मैं कोई कम्युनिज्म का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि सभी रिसोर्सेज या सभी पावर्स एक ही जगह पे अगर सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं तो परेशानियां क्रिएट होती हैं। आप देखें कि सत्ता शक्ति वो जिस तरह से केंद्रीकृत होती चली जा रही है, चाहे वो भारत में ही क्यों ना हो। आप देखें कि मुट्ठी भर लोग डिसीजन लेने लग रहे हैं और नीचे की जो पॉलिटिक्स है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, उनको एकदम से पैदल कर दिया गया है। ये गलत बात है। दूसरा, अगर आप इसका ज्योतिषीय पहलू देखें, कोई व्यक्ति चाहे तो इसको एनालाइज कर सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में मंगल और केतु की एक साथ युति हुई थी सिंह राशि में। ठीक लगभग वही युति इस समय बनी हुई है और ये अभी बनी रहेगी अगस्त तक। खास तौर से यह जो शुरू होने जा रहा है 13 जुलाई से 28 अगस्त का समय, ये एक बार फिर पूरी दुनिया में हलचल का सबब बना सकता है। आप देखेंगे कि इस पीरियड में, ये जो 15-16 दिन के पीरियड की तरफ मैं संकेत कर रहा हूँ, वोल्केनो रिलीज होंगे, जहाज का टूटना या आसमान में जहाज का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, इस तरह की चीजें देखने में आ सकती हैं। और अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को थोड़ा सा हम और समझें तो उस समय जो चीजें घटित हो रही थी, वो सर्बिया और पोलैंड वाले जो मसले हो रहे थे, ठीक उसी तरह कुछ देश और कुछ राष्ट्रों के प्रमुख लगभग उसी तरह की भूमिका निभा रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे थे और ईरान को धोखा दिया। अब ये बात पूरी दुनिया में साबित हो गई। चाइना किस तरह से साइलेंटली एक डिप्लोमेटिक पावर की तरह उभर रहा है। इन तमाम जो नई चीजें हो रही है ना, एक अनइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है,
उसका एक बड़ा कारण चाइना का एक तरफा उभार भी है। पश्चिम के लोग, यूरोपियन यूनियन, नाटो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कभी नहीं चाहते कि कोई एशियन पावर उनसे बड़ी हो जाए। केवल इसी उद्देश्य के लिए यूएसएसआर टूटा था, सोवियत रूस टूटा था, और इसी उद्देश्य के लिए चाइना को भी अनस्टेबल करने की कोशिश होती है। और उसमें ये जो पश्चिम के लोग हैं वो कभी पाकिस्तान को, कभी ताइवान को, कभी भारत को, कभी बांग्लादेश को मोहरा बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें कि भविष्य क्या हो सकता है। मैंने बार बार कहा है कि इस बार कोई विश्व युद्ध नहीं होने जा रहा है। विश्व युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसके पीछे कारण क्या है? 1914 में जब विश्व युद्ध हो रहा था या होने वाला था, तो उस समय पावर का मतलब था पॉलिटिकल पावर। किसी देश की संप्रभुता का मतलब कि उस देश को गवर्न करने की शक्ति हमारे पास हो, उसके डिसीजंस लेने की क्षमता हमारे पास हो। आज विश्व बदल चुका है। ग्लोबलाइजेशन के बाद अब आर्थिक पक्ष अधिक महत्व का हो गया है। समाज में भी हम उस बंटवारे को देख सकते हैं। आज के 20 साल पहले आप किसी को कहते कि एक थप्पड़ मारूंगा और 100 रुपए दूंगा, वो आपका सारा खेत कोड़ देता है एक झटके में। आज बहुत सारे लोग राजी हो जाएंगे कि ठीक है, पैसा तो मिल रहा है। मान अपमान की वैल्यू खत्म हो गई है। अब रही बात ज्योतिषीय परिदृश्य की, तो 13 जुलाई से 28 जुलाई का ये जो 16 दिन का समय है, इसमें मैं समझता हूं कि इजराइल ईरान के बीच में या इजराइल पाकिस्तान के बीच में भी एक छोटी मोटी झड़प होती हुई दिखाई दे सकती है। अमेरिका को रूल कर रहे जो ट्रंप हैं वो भी सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, और जो पुतिन है रशिया के, वो भी सिंह लग्न के व्यक्ति हैं। दोनों की कुंडलियों में शनि का गोचर उनके रिस्पेक्टिवली अष्टम भाव से हो रहा है। ये दोनों जीतने वाले हैं। ट्रंप वो लाख बेवकूफ दिखाई देते हो अपने फैसले में, अभी कुछ कहा, दोपहर को कुछ कहा, शाम को बदल जाते हैं, अगली सुबह कुछ और कह देते हैं। वो जोकर नहीं है, वो बहुत टॉप लेवल के डिप्लोमेट है। और पुतिन के बारे में तो कहना ही क्या। ये दोनों जीतेंगे, लेकिन जो व्यापक प्रजा का नुकसान है, जो छोटे देशों का नुकसान है, वो बहुत बड़ा होने वाला है। भारत की इसमें जो स्थिति है, 28 जून तक भारत नुकसान की स्थिति में था, अब भारत फायदे की स्थिति में है। पूरी दुनिया में यह मैसेज गया कि जी ऑपरेशन सिंदूर हमको करना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। पहलगाम में जो कुछ हो रहा था वो ऐसा नहीं कि छोटे टेररिस्ट ग्रुप ने ये काम कर लिया। वो जो टीआरएफ है, उनके कनेक्शन चाइना से भी हैं, उनके कनेक्शन वेस्ट से भी हैं। वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी इस जोन को डिस्टेबलाइज करने की। दूसरा, इसको एक और तरीके से देखा जाना चाहिए कि ये पूरे विश्व में एक तरह का युद्धाभ्यास और हथियारों की प्रदर्शनी भी है। हथियारों की प्रदर्शनी कब होगी? जब युद्ध होगा, तभी तो दिखाई देगा कि जी हमारा हथियार ज्यादा पावरफुल है, आप हथियार हमसे खरीदिए। तो ये जो इजराइल, ईरान, अमेरिका, चाइना, रशिया ये हो रहा है ना, इसमें एक एंगल वो हथियारों का एग्जीबिशन भी है। दूसरा, ये सोचिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम कोई हजारों साल पहले किताब में कोई बात लिखी थी, उसके लिए आज लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि हम गजवाए हिंद कर लेंगे, कोई कहता है कि हम यहूदियों के मार भगाएंगे, कोई कहता है कि ईसाइयों से खाली कर देंगे जमीन को। ऐसा सोचना और ऐसा करना ये बेवकूफ़ी है। आपने कई सारी बातें कही जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण पहलू थे, लेकिन मेरा एक ध्यान जहां पे अटक सा गया, आपने कहा कुछ आकाशीय में दुर्घटनाएं होने के चांसेस हैं, जिसमें अब ऐसे में क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रयान में 8 लोगों की टीम को भेजा गया है, उसमें एक लखनऊ से भी है, तो कहीं उस पर किसी तरीके का संकट तो नहीं है? नहीं, उस पर संकट नहीं है। एक्चुअली वो बिल्कुल ठीक समय पर हुआ, और उसमें तो हमारा एक प्राइवेट कनेक्शन भी है कि शुभांशु शुक्ला जो भारत से गए हैं वो हमारे गांव के ही दामाद हैं। गांव का नाम आप अगर बताना चाहें? बरहज देवरिया जनपद में एक जगह है, वहाँ के दामाद हैं शुभांशु शुक्ला, और वो परिवार लखनऊ में ही रहता है। शुभांशु का भी परिवार और उनकी ससुराल के पक्ष के लोग भी लखनऊ में ही रहते हैं।
उनके ससुर जी एक्सीएन थे, वो रिटायर हो गए। तो उस यान पर कोई ग्रहण नहीं, वो बहुत सफल रहेगा, आप देखिएगा निकट भविष्य में आपको दिखाई देगा रिपोर्ट। लेकिन इसके अलावा जहां जहां सुरक्षा चूक है, एविएशन सेक्टर में कई जगह भारी भूलें हुई हैं विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में, जो अनफिट यान है उनको किसी मजबूरी में चलाते हैं लोग, या फायदा कमाने के उद्देश्य से कंपनियां चलाती हैं, वहां एक बहुत ज्यादा कॉशन रखने की जरूरत है। बहुत बहुत ज्यादा सुरक्षा और उसके नजरिए से जरूरी है देखना उसको। देखिए, मंगल और केतु ये दोनों फायर्स एनर्जी हैं, थोड़ा सा अग्नि तत्व वाला स्वरूप लिए हुए होती हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ रही है ना मघा नक्षत्र की तरफ, तो ऐसी दुर्घटनाएं होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने देखा कि एक तरफ से एक सीरीज जैसी चल रही थी, आज यहाँ पे विमान को रोकना पड़ा, आज यहाँ से विमान को लौटाना पड़ा, कभी रनवे पे पहिए में आग लग रही है, कहीं आसमान में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं केदारनाथ में हेलीकॉप्टर फट रहा है। ये सब कुछ तमाम ज्योतिषियों ने, मैं कोई अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि मैंने भविष्यवाणी कर दी, हजारों हजारों ज्योतिषियों ने इसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणियां कर रखी थी। लेकिन भविष्यवाणियों से दुर्घटना नहीं रोकी जा सकती। एक आध इंडिविजुअल लोग उसको फॉलो करके अपनी यात्राएं टाल सकते हैं, लेकिन जहाजों का उड़ना तो नहीं बंद हो सकता। अब उसमें करना ये है, सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जहां थोड़ा भी फॉल्ट दिखाई दे, किसी यान में कमी है, कहीं सुरक्षा लग रहा है कि 100% नहीं है, तो उसको रोक देना चाहिए। ठीक है, ये बात हुई हमारी आपकी विमानों से संबंधित और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चल रही गर्मा गर्मी और टेंशन की। अब हम बात करते हैं हमारे समाज में, क्षेत्र में ये देखा जा रहा है कि टेंशन किसी न किसी रूप में तो बनी हुई है। अभी अगर हम बात करें, कुछ कम उम्र के लोगों का अचानक जाना, कई कारण आ रहे हैं उसके। कुछ लोगों का कहना है कि इस वैक्सीन के बाद से कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़े हैं। कुछ, एक कभी वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक ज्योतिष ने पहले ही उनसे बताया था कि आपका कुछ विशेष योग है जिसकी वजह से आपको अकाल मृत्यु या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, और फिर वो सही हुई। इन सब चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं, और इसमें कितना ज्योतिषीय पहलू महत्वपूर्ण है और कितना जो है जो मेडिकल कंडीशन है वो जिम्मेदार है? क्या आपने एक ही सवाल में 4-5 सवाल पूछ लिए, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात है वैक्सीनेशन। देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन वो अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। हम लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ते पढ़ाते हैं कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है कि हमारा डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ पैथोजन से और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली धीरे धीरे, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। ये बेहतर तरीका है इम्यूनिटी का। और जब आप वैक्सीन देते हैं ना, तो इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो वैक्सीन में क्या होता है जनरली कि एटीन्यूएटेड पैथोजेंस होते हैं, उनको हम पेशेंट को देते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि ये जो एटीन्यूएटेड पैथोजन है, ये बॉडी में जाके कैसा बिहेव करेगा, ये कई बार साइंटिस्ट को भी नहीं पता होता है। इसीलिए हम लोग जब वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट करते हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एक लंबा समय मांगते हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, ताकि उसकी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलांस कर सकें कि किस व्यक्ति में कैसा रिजल्ट आया। अगर 90-95% में कोई साइड इफेक्ट नहीं डेवलप होता है तो हम लोग उसको पास कर देते हैं। अब कोविड वाले केस में क्या हुआ कि वैक्सीन डेवलपमेंट इतनी जल्दबाजी में किया गया। 1 साल में कोई वैक्सीन डेवलप नहीं होती। 1 साल में तमाम कंपनियों ने दावा कर लिया कि जी हमने तो वैक्सीन बना लिया। कई बार लगता है कि वो जरूरी भी था और कई बार लगता है कि नहीं, वो बाजारीकरण था, उनको एक मार्केट दिखाई दिया जिन भी कंपनियों ने बनाया। अब 2 मेजर वैक्सीन लग रहे थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। उन दोनों के ही कुछ कुछ साइड इफेक्ट तो हैं। और कोई भी वैक्सीन, खासतौर से जब वो वायरस के अगेंस्ट बनाई जाती है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट किस व्यक्ति में होंगे, ये ठीक ठीक पहले से जज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, लेकिन सरकारी पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो उस समय जिस तरह से मौतें हो रही थी, वैक्सीनेशन मतलब कि वो एक इनएविटेबल प्रोसेस था, उसके लिए जाना ही था।
और कोई तरीका नहीं था कि हम उसको रोक सके। हाँ, ये ज़रूर है कि वैक्सीन का कुछ साइड इफ़ेक्ट है, और मैं तो बीइंग अ साइंटिस्ट किसी भी तरह के वैक्सीनेशन, केवल कोविड नहीं, मैं किसी भी तरह के वैक्सीनेशन के खिलाफ हूँ। आपको मैं बताऊँ, आजकल बहुत सारे बच्चों में आप ऑटिज़्म देखते हैं। हेल्दी पेरेंट्स, हेल्दी ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चा, और वो एडीएचडी स्पेक्ट्रम में आ जाता है, उसको स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती हैं, या कई बार हाइपर एक्टिव हो जाता है। ऑलमोस्ट 50% केसेस में ये जो ऑटिज्म है, पेरेंट्स कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ था तब इसको प्रॉब्लम नहीं थी, 3 साल 3.5 साल का हुआ तो इसको प्रॉब्लम पता चली। क्यों? क्योंकि कई बार ये ऑटिज्म वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट होता है। तो ये जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, बच्चा जमीन पे खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, एक दिन में हजारों लाखों बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेन से एनकाउंटर कर रहा है, और उसके शरीर में एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। ये ज़्यादा सही तरीका है, बजाय कि इंजेक्शन से हम उसको एटीन्यूएटेड पैथोजेंस डाल दें उसकी बॉडी में। तो टू मच वैक्सीनेशन, इट इज़ नॉट गुड। उसका एक साइड इफेक्ट, जो लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जिनको धूप नहीं मिल रही है, उनमें दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि ये जो अचानक से सडन डेथ, सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सब के सब वो लोग हैं जिनको धूप नहीं मिल रही। वो चाहे शिफाली जरी वाला हो या इस तरह के तमाम बड़े बड़े लोग। अब इसमें दो तरीके के डेथ देखने में आ रहे हैं। एक तो डेथ हो रही है सेलिब्रिटी लोगों की, और दूसरी डेथ हो रही है पार्टी कर रहे लोगों की। शादी में नाच रहे थे, डेथ हो गई। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हम पार्टी करने जा रहे हैं, और आजकल के कलयुग की पार्टी का मतलब है कि ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड, लाउड म्यूजिक। अब आप समझिए कि केवल लाउड म्यूजिक होता तो फिर भी आप बच जाते, केवल अल्कोहल होता तो फिर भी आप बच जाते, केवल नॉन वेजिटेरियन प्रैक्टिस होती तो फिर भी आप बच जाते। इन तीनों चारों का जो कॉकटेल है, हाई डेसिबल का शोर, शराब और नॉनवेज, तो ये कबाब, शराब, शबाब, हाई डेसिबल म्यूजिक, ये मिल करके एक लीथल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आदमी मर जाता है। और दूसरा वो लोग हैं जिन्होंने अपनी हैबिट को, फूड को इतना कंट्रोल कर लिया है कि जी 124 कैलोरी वाली ही चीज खाएंगे, जी ये लाइसिन प्रोटीन वाली ही चीजें खाएंगे, एल आर्जिनिन वाला ड्रिंक पिएंगे। तो अब उनके शरीर में क्या हो गया ना कि प्राण तत्व की कमी हो गई। हमारा भोजन सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं है, हमारा भोजन बेसिकली प्राण तत्व के लिए है। तो आपके भोजन में एल आर्जिनिन और लाइसिन और प्रोटीन तो है, न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन आपके भोजन में प्राण नहीं है। आप प्रोटीन ड्रिंक पी रहे हैं, आप हेल्थ जूसेस ले रहे हैं, आप कोई टेबलेट टिकिया खा रहे हैं, ठीक है, उसने आपकी न्यूट्रिशन की जरूरतों को पूरी कर दिया, लेकिन उस मरे हुए में से प्राण कहाँ लाओगे? तो ये जो सब्जियां हैं, ये जो फल हैं, ये जो जिंदा अनाज है, ये हमारे भोजन के लिए जरूरी है। ये उसका वैज्ञानिक पहलू है। अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें, हृदय का जो कारकत्व है वो हमारी कुंडली के 5वें भाव से आता है, जिसकी रूलरशिप सूर्य और बृहस्पति के पास है। अब ये सूर्य और बृहस्पति ना, ये बड़े सत्वगुण से संपन्न ग्रह हैं। सूर्य को जगत का आत्मा कहा जाता है, और बृहस्पति को जीव कहा जाता है। सूर्य और बृहस्पति मिलकर के जीवात्मा योग बनाते हैं। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में सत्वावजय नहीं है, कह कुछ और रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपके मित्र हैं, और बैठे हुए हैं कि कहां से 5,000 रुपया आपकी जेब से निकाल लें किस तरह से, तो उनमें सत्वावजय का अभाव है। दूसरा कि वो लोग जो सोलर साइकिल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सूर्य के साथ उठना और सूर्य के साथ सो जाना, ये जीवन को बनाए रखने का लक्षण है, और आप कर रहे हैं उल्टा। आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, आप नाइट क्लब में जा रहे हैं, उठ रहे हैं दोपहर के 3 बजे,
सोने जा रहे हैं रात के 3 बजे, तो आपके शरीर का जो सर्केडियन रिदम है वो पूरा गड़बड़ है। और कुंडली में सूर्य और बृहस्पति अब जहां भी बैठे होंगे वो आपको बुरा प्रभाव देंगे, आपको ये परेशानी आएंगी। अब इनसे बचा कैसे जाए? ठीक है, आपको वैक्सीन लग गई, अब उसको तो शरीर से निकाल नहीं सकते, टॉक्सिन को निकाल सकते हैं। तो शरीर को थोड़ा धूप में ले आइए, एकदम सुकुमार बाबू मत बनिए, थोड़ा धूप में आइए, थोड़ा पसीना बहाइए, उस पसीने से टॉक्सिन बाहर निकलेगा। और वो जो सूर्य से विटामिन डी, जो नेचुरल विटामिन डी जाएगी, एक्टिव विटामिन डी, वो आपके शरीर को दोबारा से निरोग चंगा कर देगी, रोगों से लड़ने की शक्ति देगी। और तीसरी बात कि थोड़ा सा सत्वावजय का प्रैक्टिस किया जाए, जो बोल रहे हैं वही कीजिए, मन में कोई गफलत ना रखिए, बहुत अति महत्वाकांक्षा भी ना रखिए कि एक दिन तो मैं सिकंदर बन जाऊंगा। पृथ्वी पर सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में बराबर है। अपने आप को सभी मनुष्यों के जैसा ही समझना शुरू करिए, आपके अंदर सत्वावजय का विकास होने लगेगा। बहुत ही बढ़िया। आपने जो, अगर मैं इसका पूरा सार समझूं तो खान पान में शुद्धता, आचरण व्यवहार में शुद्धता, और बहुत ज्यादा किसी भी निगेटिव एटमॉस्फेयर या आर्टिफिशियल चीजों को बनाना, ये सही नहीं है हमारे जीवन के लिए और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं बातचीत को और आगे बढ़ाता हूं और इस प्रश्न से आगे बढ़कर राजनीतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष पे आपकी जो है विचारों को जानना चाहूंगा। अभी वर्तमान में इटावा में एक घटना हुई जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने विचार रखे, फिर सवर्ण वर्ग ने अपने विचार रखे और एक बहुत टेंशन का माहौल बना। उस टेंशन के माहौल में राजनीति भी है, सामाजिक चीजें भी हैं। तो आप इस सबको कैसे देखते हैं और इस सबसे किस तरीके से सभ्य समाज के लिए एक बेहतर होगा? बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। देखिए, जो वर्तमान जातिवाद है वो बड़ा कृत्रिम है, आर्टिफिशियल। जैसे वो कोविड वायरस आर्टिफिशियली लैब मेड, मैन मेड था ना, वैसे ही ये वर्तमान जातिवाद भी मैन मेड है, और मैं और प्रिसाइजली कहूँ तो पॉलिटिशियंस के द्वारा बनाया हुआ है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूं। सीढ़ी हमेशा ऊपर से नीचे साफ होती है, सीढ़ी की सफाई नीचे से ऊपर संभव ही नहीं, ऊपर से नीचे ही साफ होती है। अब ये जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, ये कोई नया शब्द अचानक से गढ़ लेते हैं। मैं कुछ उदाहरण दूं आपको। अपने देश में 1954 से पहले दलित शब्द यह किसी भी भारतीय साहित्य परंपरा में कहीं नहीं, किसी पुस्तक में दलित नहीं लिखा हुआ। लेकिन इन लोगों ने नए नए शब्द गढ़े, दलित, हरिजन। हरिजन रामायण में भगवान हनुमान को कहा गया है, जिसका व्याख्यान करके कई बार कुछ राजनेताओं ने हनुमान जी को एससी वर्ग का बताया है। उनकी मूर्खता है। हनुमान जी जब जाते हैं और लंका में विभीषण से पहली बार मिलते हैं, तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। हरि का जन, ईश्वर का प्रिय भक्त, जिसके अंदर भक्ति का समावेश है, वो हरिजन है। उसको गांधी जी जैसे चतुर राजनीतिज्ञ ने शूद्र वर्ण के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अब आगे बढ़िए, वर्तमान समय में आप देखिए, हम गांव में जाते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्या शब्दावली ब्राह्मण समाज ये सोच रहा है, यादव समाज ये सोच रहा है, कुर्मी समाज ये सोच रहा है, चौरसिया समाज ये सोच रहा है। मेरे भाई, समाज तो सबसे मिलकर के बनने वाली इकाई है। तो ब्राह्मण अपने आप में कैसे समाज हो गया, या यादव कैसे समाज हो गया, या चौहान कैसे समाज हो गया? समाज में तो ये सब मिल करके बनते हैं ना। बिल्कुल। अब मीडिया के लोग, वो आज तक हो, वो एबीपी हो, एनडीटीवी हो, कोई भी हो, वो सब इसको दोहराते हैं और वही चीज नीचे समाज में फिल्टर होकर के आती चली जाती। एक दिन एक लड़का आया, मुझसे बोला कि आपके समाज ने हम लोगों पर बड़ा अत्याचार किया। मैं एकदम से दहल गया। मैंने कहा, यार समाज कैसे हो सकता है कोई एक जाति अपने आप में? समाज तो सबसे मिलकर के बना है। अच्छा, जातिवाद पहले भी था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग बड़े दूध के धुले हुए थे हमेशा से, लेकिन इस तरह का जहरीला, यह जो
उसको और मेलाइज कर दिया, ये राजनेताओं ने किया। एक और उदाहरण देखिए, मीडिया में बैठे हुए लोग वहां बहस करते हैं कि फलां विधानसभा में 31% यादव वोट है, 23% ब्राह्मण वोट है, 12% राजपूत वोट है, इतना मराठा वोट है। इसका मतलब कि आप यह संदेश देना चाहते हैं कि केवल जाति पर ही वोट होता है। मैं तो नहीं करता हूं जाति पर वोट, मेरे लिए तो राष्ट्र मुद्दा है, मेरे लिए तो स्थानीय दूसरे मुद्दे हैं, मेरे लिए विकास मुद्दा है, मेरे लिए सामाजिक सद्भावना मुद्दा है। तो आप नीचे तबके के लोगों को एक नई शब्दावली पकड़ा देते हैं और नीचे फिर इरिटेशन होता है, लोग उसके अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। वही इलाहाबाद में हो रहा है, वही इटावा में हो रहा है। अब इटावा की घटना को देखिए, भगवान का भजन करने में किसी जाति, मजहब, इसका कोई मतलब। सच तो ये है कि संसार के सभी संप्रदायों में, सभी भाषाओं में, सभी धर्मों में, सभी जातियों में ईश्वर तक पहुंचे हुए सिद्ध लोग हुए हैं। कौन इससे इंकार कर सकता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध दोहा चलता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। और यह दोहा मैं आपके चैनल पर बताऊं, संभवतः ये कंटेंट कहीं नहीं होगा, रामदास गुरुजी का लिखा हुआ दोहा है, और रामदास गुरुजी जन्मना ब्राह्मण थे। तो एक ब्राह्मण यह उद्घोष कर रहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई। अब सवाल यह है कि लखीमपुर में अगर किसी एक जाति पर कोई दूसरी जाति का अत्याचार करता है, तब हमारा खून खोलता है। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, लखीमपुर में किसी मिश्रा जी के परिवार को यादव जी के कुत्ते ने काट लिया, अब मेरा खून खोलेगा। और हमारे घर के बगल में एक ब्राह्मण परिवार दीनहीन है, उसको भोजन नहीं है, अब मेरा जातिवाद नहीं जाग रहा है। ये तो बड़ा घृणास्पद विचार हुआ ना। बिल्कुल। अगर आप जातिवादी हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके घर के बगल में आप अपने चाचा से 4 किता मुकदमा लड़ रहे हैं, जिला कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, वहां आप जाति नहीं देखते हैं। आपकी जाति के ऊपर किसी दूसरी जाति। आपको एक उदाहरण दूं, मैं एक क्रिकेट मैच खेल रहा था, अपने विद्यार्थी जीवन की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा। इलाहाबाद में शिवकुटी शिवपुरी कॉलोनी एक जगह है, वहां पर। ये लगभग किस सन की बात होगी? ये बात होगी 1996 की। जी। तो एक लड़के को बोल दिया गया कि नाली में गेंद चली गई है, लेते आओ। और लड़का हम लोग के साथ महीने भर से खेल रहा था, वो नाली में से गेंद लेकर के चला आया। पासवान था जाति का, वहां उधर पटेल लोग लिखते हैं। जी। अब उसका एक चाचा था कलुषित, दुष्ट, उसने उस लड़के को बुलाया, बोला जानते हो तुमसे क्यों गेंद ये लोग नाली में से मंगा रहे हैं? क्योंकि तुम पटेल हो। और वो पटेल हमारी टीम का सबसे शानदार खिलाड़ी था, बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन विकेट कीपिंग करता था। और उसका चाचा उसको हमारे यहाँ से लेके चला गया, हम लोग टूर्नामेंट हार गए। जबकि वो स्वयं जा रहा है, क्योंकि वो विकेट कीपर था, और वो नाली जो है वो विकेट के पीछे की तरफ थी। 4 लड़के कबड्डी खेल रहे हैं, एक लड़के को चोट लग गई। जिस लड़के को चोट लगी वो ब्राह्मण है, और जिससे चोट लगी वो कुर्मी है। पंडित जी लोग नाराज हो गए, जातिवाद हो गया, हमला हो गया हमारी जाति पर। दरअसल ये जाति जो है ना, वर्तमान स्वरूप में अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। आप जाति के नाम पर अपराध करिए, और ये गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक हर जगह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। हम गुंडई करेंगे, और अगर आपने रोका हमें तो हम कह देंगे कि जी हमारी जाति पर तो हमला हो गया। और इसको प्रमोट करने में उत्तर प्रदेश की खास तौर से हर जाति आगे है। कोई इस हमाम में कहो कि कपड़ा पहन के खड़ा है, नहीं, सब नंगे हैं। इसी भावना को भुना रहे हैं कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, और इस भुनाने वाले लोगों में हर दल के लोग हैं। आप देखो ना कि पूरी दुनिया में जब चुनाव होते हैं
तो जो प्रत्याशी है वो कहता है कि मैं जीतूंगा तो मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ये पॉलिसी ले आऊंगा, मैं अपने क्षेत्र में ऐसा काम करूंगा, मैं देश में ये परिवर्तन करूंगा, जलवायु, पर्यावरण सुरक्षा, सीमा सुरक्षा पर बात करता है। हमारे यहाँ के नेताजी, आप उनका चाल चरित्र चेहरा देखिए, मेरी जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केवल हमारी जाति के महापुरुष ही महापुरुष हैं। आप पूरा उत्तर प्रदेश घूम आइए, पटेल जी विधायक हैं, उस सरदार पटेल का फोटो लगा रखे, पंडित जी नेता है, परशुराम की मूर्ति लगा रखे, ऐसे अन्य जातियों के लोग, है ना। हाँ, यह मूर्खता है, यह आत्महत्या है। आपकी लड़ाई जिन लोगों से, चाइना से, अमेरिका से, और अगर सभ्यता के तौर पे देखें तो हम सब लोग एक सभ्यता के संघर्ष वाले समय में से होकर के गुजर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी लड़ाई अतिवादी इस्लाम से है, हमारी लड़ाई अतिवादी मिशनरी लोगों से है। आपको अंदाजा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सटीक डेटा देता हूं। अगर 150 करोड़ भारत की जनसंख्या मानी जाए तो हिंदू मात्र 50 करोड़ हैं। लगभग 50 करोड़ मुसलमान हैं और लगभग 50 करोड़ ईसाई हैं। आप जब गांव में जाइए, घुसिए, देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कितने बड़े पैमाने पर मत परिवर्तन, धर्म परिवर्तन हो चुका है। और हम आप जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं।